वेलकम टू एमएस क्लासेस बेटा। कल अपन ने जो है अपवर्तन की कुछ चीजें पढ़ी थी। अपवर्तन के बारे में अपन ने पढ़ा था, अपवर्तन की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी कि क्या अपवर्तन होता है। तो उसमें अपन ने देखा था कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके चाल, उसके तरंग दैर्ध्य, उसकी दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जो घटना हमारी क्या कहलाती है बेटा, अपवर्तन कहलाती है। ये अपन ने देख लिया था, ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि हमारे पास प्रकाश जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता तो आपतित प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा सघन माध्यम से कहां जाता है, वापस विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ठीक है, तो आज अपन जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे बेटा कांच की पट्टिका पर अपवर्तन की घटना को अपन पढ़ेंगे। इसमें बेटा कांच की पट्टिका पर क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन की घटना पढ़ेंगे। देखो ये हमारे पास बना हुआ देखो कांच लिखा हुआ ना आपके पास, कांच की पट्टिका है। ठीक है बेटा, कांच की पट्टिका जो कैसी है, वर्गाकार है। कैसी है बेटा, वर्गाकार। कैसी है, मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बोर्ड पड़ा है तो मैंने इसकी भुजाएं बराबर नहीं की है, लेकिन ध्यान रखना हमारे पास के इसको अपन ये मान लो इस तरीके से अपन कह सकते हैं आयताकार मान लो। ठीक है, इसके आमने सामने भुजाएं समान है, बात एक ही हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये कांच की पट्टिका है जिसको अपन किसको पढ़ेंगे, अपवर्तन की घटना को पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ से हमारे पास कोई प्रकाश की किरण देखो आपतित हो रही है, तो जो आपतित हो रही है उसको कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण उसको कहा जाता है। तो ये कांच की पृष्ठ पर आकर के टकरा रही है यहाँ से। यहाँ देखो ये हमारे पास आपतित किरण आकर के कांच की पट्टिका पर क्या हो रही है, टकरा रही है। और टकराने के बाद देखो ये हमारे पास देखो जो मैंने डैश डैश कर रखा है ना यहाँ पर, वो डैश डैश हमारे पास जाने किस दिशा में चाहिए थी, इस दिशा में। लेकिन देखो ऊपर मेरे पास मीडियम कौन सा, देखो यहाँ पर वायु। कौन सा मीडियम बेटा, वायु। वायु मतलब मेरे पास कौन सा मीडियम है, विरल माध्यम है, नहीं है। कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। और ये वाला जो मेरे पास माध्यम है वो माध्यम देखो कौन सा माध्यम है, कांच। अर्थात ये माध्यम मेरे पास कौन सा हो गया, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम हो गया बेटा, सघन माध्यम। तो अब एक चीज बताओ, हमारे पास मैंने कल आपको नियम बताया था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहां प्रवेश करती है बेटा, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात जानी कैसी चाहिए थी, इस तरीके से हमारे पास क्या होनी चाहिए, जानी चाहिए थी। लेकिन वो आज इस तरीके से देखो ये वाली हमारे पास जो है किरण है, जिसको किरण को अपन क्या बोलेंगे बेटा, अपवर्तित किरण। अपन इस किरण को परावर्तन के अंदर क्या बोला था, परावर्तित किरण। अब अपन पढ़े अपवर्तन, तो अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा, अपवर्तित किरण इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो अभिलंब की ओर झुक गई। अब देखो यहां से प्रवेश सघन माध्यम से अब वापस कहां जा रही है बेटा, विरल माध्यम। देखो वापस हमारे पास कौन सा माध्यम आ गया, वायु। तो वापस हमारे पास कौन सा माध्यम आ गया, विरल। तो देखो यहां से ये आपकी, अब यहां से अगर मैं देखूं तो ये किरण अगर आ रही है तो किरण आपकी कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी ना, ये किरण आपके पास कुछ इस तरीके से सीधी निकलनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या हो गई, अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। तो ये अपन ने कल पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहां प्रवेश करती है बेटा, सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर आ जाती है। जबकि सघन माध्यम से अपने पास कहां जाती है, विरल माध्यम में, तो वो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हटे जाती है। अब ध्यान से जो चीज मैं बताने वाला, देखो हमारे पास ये किरण कुछ इस तरीके से, मैंने कहा इस तरीके से जानी चाहिए, लेकिन देखो इसका जो है यहाँ से ये पहले सघन माध्यम है, जिस तरह गुजर गई फिर वापस इस तरफ चली गई। तो देखो इसके बीच में इतना डिस्टेंस आ गया ना, इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं बेटा पार्श्व परिधि, पार्श्व विस्थापन। क्या कहते हैं इसको, पार्श्व विस्थापन इसको कहा जाता है। मतलब हमारे पास जो आपतित किरण और निर्गत किरण है, अर्थात ये वाली किरण कौन सी होगी मेरे पास, निर्गत किरण। ये वाली किरण कौन सी होगी बेटा मेरे पास, निर्गत किरण। तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच में, ये आपतित किरण थी ना सीधी, देखो इस तरीके से निकलनी चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, अपवर्तन की घटना हुई, स्थापित हो गई। तो ये आपतित किरण और देखो यहां से वापस निकल गई, निकल गई मतलब कौन सी किरण, निर्गत किरण। के बीच की जो दूरी है उस दूरी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पार्श्व विस्थापन। तो अपन कह सकते हैं ना आपतित किरण व निर्गत किरण, आपतित व निर्गत किरण के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा, पार्श्व विस्थापन कहलाती है।
क्या कहलाती है बेटा, पार्श्व विस्थापन हमारे पास कहलाएगी। तो ये हमारे पास विस्थापन होगा देखो इतना, तो ये विस्थापन क्या कहलाएगा हमारे पास, पार्श्व विस्थापन। ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे बेटा, पार्श्व विस्थापन अपन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ये हमारे पास आपतित किरण आकर के टकरा रही, इसके द्वारा जो कोण बनेगा उस कोण को बोलेंगे बेटा कौन सा कोण, आपतन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे बेटा, आपतन कोण। और यहां से हमारे पास देखेंगे ये वाला जो कोण है, यहां से हमारे पास ये वाला कोण बन रहा है ना, इस कोण को अपन क्या बोलेंगे, आर। ये वाला कोण कौन सा बेटा, आर कोण। ठीक है, अपन ये कह सकते हैं कि अपवर्तन के अंदर ये हमारे पास आपतित किरण के द्वारा जो बनाया गया कोण को आपतन कोण, और निर्गत किरण के द्वारा जो बनाया गया कोण को क्या कहलाएगा बेटा, निर्गत कोण। आपतन कोण सॉरी आपतित कोण को अपन लिखेंगे आई से और निर्गत कोण को लिखेंगे अपन आर से। ठीक है, तो वो अपन पहले भी इसी तरीके से लिखते थे। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें जो नियम पढ़ने वाला हमारे पास ये जो नियम है वो मोस्ट इंपोर्टेंट नियम यही है हमारे पास बेटा, कि अब अपन जो है अपवर्तन के क्या पढ़ेंगे, इससे नियम। ठीक है, ये हमारे पास कांच की पट्टिका है जिसपे अपन ने क्या किया, किरण आपतित की, ये अविलंब की और झुक गई क्यों, क्योंकि विरल माध्यम से कहां जा रही थी बेटा, सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी। इस पे अपन ने क्या डाला, अविलंब डाला, तो देखो अविलंब की ओर झुक गई, अविलंब है बेटा, तो अविलंब की ओर झुक गई। लेकिन जब सघन माध्यम से वापस कहां गई, विरल माध्यम में, अगर वायु वाले माध्यम में वापस गई, तो हमारे पास ये क्या हो गया, अविलंब सही है। देखो ये फिर से हमने अविलंब डाला एम और एम डेश, ये हमारे पास क्या बेटा, अविलंब है। इस अविलंब से क्या होगा बेटा, दूर हट गए। कि इस आपतित किरण के द्वारा बनाया गया कोण, आपतन कोण, निर्गत कोण के द्वारा बनाया गया कोण, निर्गत कोण। ठीक है, तो अपने पास जब अपन पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम, उसमें पहला नियम यही आएगा बेटा हमारे पास कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, देखो थीटा बन रहा है ना, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होगी, बराबर होगी। अतः आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। तो नियम फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है बेटा हमारे पास, आपतन कोण की ज्या जिसको अपन लिखेंगे बेटा साइन आई से, किससे लिखेंगे बेटा, साइन आई से, तथा निर्गत कोण की ज्या, तथा निर्गत कोण की ज्या जिसको अपन लिखेंगे बेटा साइन आर से, किससे लिखेंगे बेटा, साइन आर से। एक नियतांक होती है, कह सकते हैं कांस्टेंट होती है। और इसी नियम को अपन कहते हैं बेटा स्नेल का नियम। इस नियम को अपन किसका नियम कहते हैं बेटा, स्नेल का नियम। तो हमारे से कई बार बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नेल का नियम देखो। तो स्नेल का नियम क्या है बेटा, आपतन कोण अपवर्तन के अंदर आपतन कोण की ज्या तथा निर्गत कोण की ज्या क्या होती है, नियतांक होती है। और जिसको अपन लिख सकते हैं बेटा किससे, μ21 से, किससे लिख सकते हैं बेटा, μ21 से, जिसको अपन बोल सकते हैं या अपन सीधा अपन लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या होती है बेटा, कांस्टेंट अर्थात नियता या नियत होती है। ये हमारे पास नियम है, जो कौन सा नियम बेटा, स्नेल का नियम। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, कांस्टेंट अर्थात नियत होती है। जिस नियम को कौन सा नियम कहा जाता है बेटा, स्नेल का नियम, जो अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरी बात करें बेटा, देखो ये हमारे पास आपतित किरण, ये हमारे पास अपवर्तित किरण दिख रहे ना, ये हमारे पास अपवर्तित किरण। तो मैं एक बार रेड मार्क कर रहा हूं इसमें, तो वहां से देख लेंगे। ये हमारे पास कौन सी किरण है बेटा, आपतित किरण। ये हमारे पास कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, दिख रहे हैं ना, ये हमारे पास अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये मेरे पास रहा अविलंब। आप जो जो मैंने रेड मार्क किया उसको देखो बेटा। और अब मैं देखो तीनों कहां आकर के मिल रहे हैं, देखो ब्लू से कर रहा हूं उसको, इस बिंदु पे आके मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तो रेड रेड आपको दिख रहा है, और अविलंब, तीनों हमारे पास जो एक ही बिंदु पे आके मिल रहे हैं। तो अपन ने जो परावर्तन पढ़ा था वही नियम हमारे पास आ जाएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हमारे पास दूसरा नियम है। ठीक है, पहला नियम हमारे पास क्या होगा, आपतन कोण की ज्या एवं निर्गत कोण की ज्या या अपवर्तन कोण की ज्या, जिसको अपन कह सकते हैं एक नियतांक होती है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और इसी नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, जो अपवर्तन का प्रथम नियम भी है। दूसरा नियम में मैंने आपको कहा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं।
ये था हमारा कांच की पट्टिका से क्या बेटा, अपवर्तन की घटना। तो दोनों नियम आपको याद रखने बेटा अपवर्तन के। पहला नियम आपको बताया आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। दूसरा नियम आपको बताया मैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताया ना बेटा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या फिर अपन कहें कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो सघन माध्यम से भी कहां गई बेटा, विरल में, तो अभिलंब से क्या हो जाती है बेटा, दूर हट जाती है। ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात मैंने बताया था कि अपवर्तन की घटना होती है तो अपवर्तन में जो है बेटा प्रकाश की चाल बदल जाती है, उसका तरंग दैर्घ्य बदल जाता है और उसकी दिशा बदल जाती है, बट उसकी आवृत्ति जो है वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। उसकी आवृत्ति जो है क्या रहती है बेटा, अपरिवर्तित। उसकी चाल, दिशा, तरंग तीनों चीजें बदल जाएंगी, बट उसकी आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है। ये थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे पास की नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है अपवर्तन के नियम अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे बेटा अपवर्तन के उदाहरण। क्या पढ़ेंगे बेटा, अपवर्तन के उदाहरण की अपन बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, अपवर्तन के उदाहरण। हमारे पास जो जनरल उदाहरण अपन देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे को उदाहरण नजर आते हैं, वैसे तो आपको बहुत सारे याद होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जैसे पानी से भरे गिलास में, पानी से भरे गिलास में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। देखो मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास अपवर्तन की जो मेन घटना होती है वो होती है प्रकाश की चाल की वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल कहा था कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। और प्रकाश की सर्वाधिक चाल जो अगर बात करें तो किसमें होती है, निर्वात में। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसके अंदर होती है बेटा, निर्वात में। जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाएगा प्रकाश की चाल कम होती जाएगी। ये थोड़ा सा दिमाग में आप सेट करेंगी। प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। आज 2-3 माध्यमों में अपन प्रकाश की चाल देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कहा, और दूसरी बात कि माध्यम जितना सघन होता जाएगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती जाएगी। ये थोड़ा सा आपको क्या करना बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास जैसे मान लो हमारे पास गिलास पानी का भरा हुआ है, उसके अंदर अपन क्या डाली बेटा, पेंसिल डाली, तो प्रकाश हमारे पास जो आपतित किरण हो रही है वो हमारे पास आ रही है विरल माध्यम से। अब प्रकाश की किरण कहां प्रवेश कर रही है, विरल सघन माध्यम में, क्योंकि वायु और पानी के अंदर सघन कौन है, पानी, और विरल कौन है, वायु। तो अब हमारे पास प्रकाश की किरण जो है बेटा विरल माध्यम से कहां चली जा रही है, सघन माध्यम में। तो एक चीज बताओ, जब विरल से सघन में जा रही है तो उसकी दिशा में क्या होगा, परिवर्तन। तो दिशा में परिवर्तन होगा तो हमारे पेंसिल थोड़ी सी क्या दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी, जो हमारे पास अपवर्तन का उदाहरण। दूसरा, पानी से भरे तालाब या गिलास के पेंदे का ऊपर उठा दिखाई देना। हमारे को जो है पानी से भरा हुआ अगर कोई तालाब है, गिलास है, उसका पेंदा भी आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। या अपन कह सकते हैं कि इसी के अंदर, इसी भरे हुए गिलास के अंदर, इसी से तीसरा उदाहरण होना बेटा, भरे गिलास में रखे सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, ठीक है। तो पेंदे का भी ऊपर उठाई देना और उसमें रखे सिक्के का भी, पानी से भरा हुआ है गिलास है, उसमें अगर अपन सिक्का डालेंगे उसमें उस सिक्के का सिक्का भी जो है हमारे को उसके तल से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, जो किसका उदाहरण है बेटा, अपवर्तन का उदाहरण है। ये तीसरा उदाहरण हो गया बेटा हमारे पास इसी से। चौथा उदाहरण की अपन बात करें तो रात में तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाते दिखाई देना। अब देखो रात में तारे टिमटिमाते दिखाई क्यों देते हैं,
तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। पहली बात तो ध्यान से सुनना बेटा इस चीज को, क्योंकि यहाँ से हमारे पास प्रश्न आता है कि रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं, जबकि दूसरा क्वेश्चन हमारे से पूछता है ग्रह और चंद्रमा तो हमारे को जो है वो टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते, तो फिर तारे ही दिखाई देते हैं। लाइट तो ये भी दे रहे, लाइट वो भी दे रहे, तो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ग्रह ये हमारे को जो है टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों, ये अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो तारे जो है, पहली बात तो ये तारे अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, ये तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। कौन बेटा, तारे। दूसरी बात कि तारों का साइज क्या होता है, छोटा। ग्रहों या चंद्रमा या पिंडों की तुलना में अगर बात करें तो उनसे क्या होता है, छोटा। अब देखो ये हमारे पास जो तारों से प्रकाश हमारे पास आ रहा है, वो प्रकाश की अगर अपन बात करें तो हमारे पास जो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी क्या है, लेयर है, अर्थात बहुत सारे लेयर, इसमें अलग अलग माध्यम है, तो विभिन्न परतों से गुजरता हुआ हमारे पास से आता है। तो प्रकाश में मान लो बीच में विरल माध्यम आ गया, फिर सघन आ गया, फिर विरल आ गया, फिर सघन आ गया, तो इस तरीके से हमारे पास प्रकाश की जो है वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी। जैसे मान लो विरल से गया सघन में तो इस डायरेक्शन होगा, फिर इस डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन, इस तरीके से हमारे पास प्रकाश कुछ लहराता हुआ हमारे पास आता है, क्योंकि मैंने कहा विभिन्न परतों से गुजरता हुआ हमारे पास प्रकाश से नीचे आता है, और काफी कम होता है इनके अंदर प्रकाश की मात्रा, तो आराम से जो है वो प्रकाश की दिशा जो है आसानी से बदले जाती है, किरणों की दिशा जो है आसानी से बदले जाती है, जिसमें से हमारे को तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे ग्रह और नक्षत्र या फिर बात करें चंद्रमा वगैरह टिमटिमाते दिखाई क्यों नहीं देते। बात करेंगे एक इनका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। एक तो इनका मुख्य काम क्या है, सॉरी मुख्य रीजन क्या है कि इनका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात की खुद के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, पहले से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, जबकि तारे जो हैं वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ठीक है। इस वजह से तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं और ग्रह नक्षत्र हमारे को टिमटिमाते दिखाई नहीं देते हैं। अब समझ में आ गया होगा दोनों का रीजन। 5 की बात करें तो ये घटना हमारे को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे नजर आएगी। सूर्योदय है सूर्यास्त के समय पे हमारे पास ये घटना नजर आएगी। अपवर्तन दिया हमारे पास कुछ अपवर्तन के क्या है, उदाहरण पहला मैंने क्या कहा, पानी से भरे गिलास में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। दूसरा पानी से भरे तालाब के गिलास की पेंसिल का ऊपर उठा दिखाई देना। तीसरा हमारे पास भरे गिलास में रखे सिक्के का ऊपर उठाई देना, तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना, और सूर्योदय सूर्यास्त के समय भी हमारे को अपवर्तन की घटना नजर आएगी। तो ये अपवर्तन के कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं, ठीक है बेटा। अब हमारे पास इसी पे आधारित एक और टॉपिक हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जहां से हमारे पास प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं भी रहती हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमारे से वहां से पूछता है, 1 नंबर का भी हमारे से वहां से प्रश्न पूछता है, जिसको अपन बोलते हैं क्या बेटा, अपवर्तनांक। क्या बोला जाता है बेटा, अपवर्तनांक। अब वो अपवर्तनांक को अपन, मैंने क्या कहा कि मैं हमेशा एक चीज जानता हूं कि कभी भी किसी की भी अगर आपको डेफिनेशन निकालनी है तो उसको आपको फॉर्मूले से निकाल लो, फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर लो और उसी से उसकी क्या निकाल लो बेटा, डेफिनेशन निकालो। हमारे पास रटने की आवश्यकता नहीं, हमेशा स्मार्ट स्टडी आप करना सीखे बेटा, ठीक है। तो देखो अपवर्तनांक अपन लिखते हैं बेटा म्यू से, किसे लिखते हैं बेटा, म्यू से, किसे लिखते हैं, म्यू से। तो देखो म्यू बराबर होता है v1 अपॉन v2। ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, म्यू बराबर क्या होता है, v1 अपॉन v2। v1 है बेटा प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हमारे पास है। दूसरा है कि v2 हमारे पास है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रथम माध्यम प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है बेटा, अपवर्तनांक कहा जाएगा। तो हमारे पास देखो अपवर्तनांक क्या हो गया, v1 अपॉन v2, अर्थात दो माध्यमों में अपन सीधा से करें प्रथम और द्वितीय, दो माध्यमों में प्रकाश के चाल का अनुपात ही मेरे पास क्या कहलाएगा बेटा, अपवर्तनांक कहलाएगा, जिसको मैं किससे लिखता हूं, म्यू से। अर्थात आप इसको कह सकते हैं ना म्यू 21 या फिर म्यू 12। अगर मैं इस तरीके से लिखेंगे, इसमें लिखेंगे v2 अपॉन v1, ठीक है। तो ये हमारे पास दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात ही क्या कहलाएगा,
अपवर्तनांक कहलाएगा। तो बताओ फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन निकाली, v1/v2। v1 क्या है? प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल। v2 क्या है? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, और अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं? म्यू से। अब बात करते हैं, देखो हमारे पास अपवर्तनांक की इकाई की बात करते हैं। एक बार इसके बाद करते हैं इकाई की बात करते हैं। तो एक बात बताओ, वेग की इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड। ये भी हमारे पास वेग है, ये चाल ही है। चाल की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो बताओ मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि ऊपर भी चाल है नीचे भी क्या है? चाल। तो चाल का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और नीचे भी हमारे पास क्या? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से क्या हो गया? मीटर पर सेकंड क्या हो गया? कैंसिल। अर्थात आप कह सकते हैं ना कि इसकी इकाई नहीं होती है, अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती। ये आप थोड़ा सा जानेंगे क्यों नहीं होती, इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया कि दोनों की क्या है? मीटर पर सेकंड बटा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती। अपवर्तनांक समझ में आ गया? दो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक कहलाएगा। अब देखो हमारे पास अपवर्तनांक जो होता है दो तरीके से होता है। फर्स्ट बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दोनों को ध्यान से पढ़ना है। निरपेक्ष अपवर्तनांक। फिर हमारे पास दूसरा आता है बेटा सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा कौन सा अपवर्तनांक आता है बेटा? सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक कितने तरीके का हो गया? दो तरीके का। फर्स्ट अपन बात करते हैं बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक की। निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक अपन ने पढ़ लिया दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात। वो तो सीधा सा बात है कि सर क्या होगा? v1/v2। क्या होगा? v1/v2। तो प्रथम माध्यम और ये हो गया दूसरा माध्यम, दोनों में हमारे पास चाल। तो लेकिन अब हमारे पास यदि प्रकाश की चाल या प्रकाश का अपवर्तनांक हमारे को किसके सापेक्ष निकाला जाए? सॉरी निर्वात के सापेक्ष। किसके सापेक्ष निकाला जाए बेटा? अरे अगर हमारे पास निरपेक्ष और सापेक्ष, तो एक माध्यम का अगर दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकालेंगे तो उसे कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन यदि निर्वात के सापेक्ष यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाएगा तो उस अपवर्तनांक को क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा निर्वात के सापेक्ष निकाला जाएगा। और निर मतलब है निर्वात। निर मतलब क्या बेटा? निर्वात। तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो नाम से आप पता लगाएंगे बेटा निर मतलब निर्वात। क्या कहलाएंगे बेटा? निर मतलब निर्वात। तो निर्वात के सापेक्ष यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाएगा तो उस अपवर्तनांक को कौन सा अपवर्तनांक कहेंगे बेटा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ में बेटा? निर मतलब है निर्वात। तो यदि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब रही बात किसकी बेटा? सापेक्ष की। किसकी बात करते हैं बेटा? सापेक्ष अपवर्तनांक की अपन बातें करते हैं। तो सापेक्ष अपवर्तनांक में कुछ दिक्कत नहीं है हमारे को। दो माध्यमों में चाल है तो एक माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकालना। तो सापेक्ष मतलब किसी दूसरे के सापेक्ष। तो किसी भी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष। देखो सापेक्ष आ गया, क्या आ गया? सापेक्ष। तो किसी भी एक माध्यम का दूसरा माध्यम कोई सा भी हो सकता है। पहला माध्यम भी कोई सा भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं हमारे पास तीन है बेटा, एक मेरे पास है निर्वात, एक मेरे पास बेटा वायु सॉरी जल, और एक मेरे पास माध्यम है बेटा कांच। अगर मान लो निर्वात के सापेक्ष में किसका निकाल रहा हूं? जल का। तो निर्वात के सापेक्ष निकाला जाएगा तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाए। लेकिन मान लो मेरे से कहे कि जल का निकालो किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। तो जल का निकालना होगा किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। तो उस अपवर्तनांक को कौन सा कहेंगे बेटा? सापेक्ष अपवर्तनांक। ये सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाएगा बेटा? मेरा
सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। तो किसी भी एक माध्यम का किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाएगा? सापेक्ष अपवर्तनांक। और निर मतलब निर्वात, और निर्वात के सापेक्ष यदि अपन निकालेंगे किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक तो क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। दोनों चीजें मैंने समझ में आ गई होगी बेटा, दोनों को मैंने वर्ड से समझाया। निर मतलब निर्वात, तो निर्वात के सापेक्ष यदि आप किसी का अपवर्तनांक निकालेंगे तो निरपेक्ष, और किसी एक माध्यम का किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष, जैसे मैंने एग्जांपल देखा होता है कि जल का अपवर्तनांक निकालना है किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष, तो इसका मतलब मेरे पास कौन सा आएगा? सापेक्ष। और अगर मेरे को कहा जाए ना जल का निकालना किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष, तो ये कौन सा आएगा बेटा? निरपेक्ष अपवर्तनांक मेरे पास आएगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक दो तरीके से होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखो हमारे पास की सर दिक्कत यहाँ आती है कि सर हम V1 को किसको माने और V2 किसको माने। सर V1 किसको माने? हमारे को दोनों माध्यम दे रखे, तो चार्ज हमारे पास अलग अलग है। आपने कहा कि सर अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चार्ज होती है, अलग अलग होती है, तो हम किसको माने? तो देखो अब मैं कुछ चार्ज लिखा बेटा जिसको आपको याद रखना ही रखना है किसी भी हालत में। निर्वात के अंदर प्रकाश की चार्ज होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल के अंदर अपन बात करेंगे तो जल के अंदर हमारे पास होती है बेटा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर अपन बात करते हैं कि वायु के सापेक्ष, सॉरी कांच के सापेक्ष अगर निकाला जाएगा, ये निर्वात का मतलब वायु है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखिए, वायु और निर्वात एक ही है। कांच के अगर निकालेंगे तो कांच के अंदर प्रकाश की चार्ज होती है बेटा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। है बेटा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखो अब मैं आपको आता हूं जैसे क्वेश्चन करके बता देता हूं इसके। तो जैसे मेरे को कहा जाए कि निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? अब देखो कि मैं आपको बता रहा था कि सर V1 किसको माने और V2 किसको माने। देखो निर्वात के सापेक्ष किसके सापेक्ष पूछ रहा है? निर्वात किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है? हमारे को निर्वात के सापेक्ष पूछा जा रहा है। तो जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको मानो V1, मतलब उसकी चार्ज को क्या मानो? V1, और जिसका पूछा जाए उसको मानो क्या बेटा? V2। आई बात समझ में कि अब आपको डाउट क्लियर करने से सर V1 किसको माने V2 किसको माने? जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसकी चार्ज को मानो V1 और जिसका पूछ रहा है उसकी चार्ज को मानो क्या? V2। तो देखो यहां मेरे पास किसके सापेक्ष पूछ रहा है? निर्वात के सापेक्ष, मतलब हमारे पास V1 किसकी ली जाएगी? निर्वात की, जो कितनी है 3 × 10⁸ कितनी है? 3 × 10⁸। फिर हमारे से किसका पूछ रहा है? जल का, तो जल की कितनी है 2.25 × 10⁸ कितनी है 3 × 10⁸। तो यहां से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो बताओ कांच का अपवर्तनांक कितना आ जाएगा बेटा? यहां से अपन सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास 10 के 8 से 10 के 8 क्या हो गया? कट गया। तो हमारे पास 3 × क्या बच गया 2.25, जिसको अपन कर सकते हैं ना इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा बेटा, इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे 60, फिर हमारे पास हो गया 24, तो 45, फिर इसको अपन किससे कर सकते हैं बेटा? 5 से फिर से कर सकते हैं तो 12, फिर यहाँ हमारे पास क्या है बेटा 9, फिर हमारे पास आ गया बेटा 4/3, क्या है बेटा 4/3, जिसका कितना होता है 1.33। तो हमारे पास कांच का अपवर्तनांक, सॉरी जल का अपवर्तनांक मेरे पास क्या है बेटा 1.33, मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो आप कह सकते सर जल का अपवर्तनांक कितना होता है निर्वात के सापेक्ष 1.33। ऐसे अगर मेरे को कहा जाए कि निर्वात के सापेक्ष किसका निकालिए? कांच का निकालिए। ये मेरे को कहा गया कि निर्वात के सापेक्ष किसका निकालिए बेटा? कांच का अपवर्तनांक बताइए। तो मैंने आपको कहा जिसके सापेक्ष आपसे पूछा जा रहा है उसका ऊपर, और जिसका जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है उसको ऊपर, जिसका पूछा जा रहा है उसको नीचे। तो किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है? निर्वात के, तो इसकी चार्ज हमारे पास ऊपर रख रही है। और किसका पूछ रहा है? कांच का, तो कांच की चार्ज कितनी है 2 × 10⁸। यहां से कैंसिल, और ये हमारे पास आ गया कांच का अपवर्तनांक कितना 1.5, हमारे पास इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो कांच का अपवर्तनांक कितना है बेटा 1.5, और इसका अपवर्तनांक कितना है बेटा 1.33, कितना है बेटा
3 3 और इसका हमारे पास बेटा a, इसका कितना होगा बेटा a। तो ये हमारे को 3 अपवर्तनांक आपको याद है रखने हैं, ठीक है। ये थी हमारे आज की कहानी बेटा। तो हमारे पास अपवर्तनांक से प्रश्न आते हैं जो मैंने आपको समझा दिया बेटा। थोड़ा सा आपको इन अपवर्तनांक के क्वेश्चनों को जो है वो ढंग से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास हमारे क्वेश्चन आते हैं। बाकी की कहानी जो है अपन बेटा कल देखेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है तो अपने कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है।